देखिए, आज हम चालू किए हैं आधुनिक भारत के इतिहास में पाठ 17 कर्नाटक का तृतीय युद्ध, पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तीनों हम लोग देखेंगे, आपकी सुविधा के लिए लिख दिया गया है और ये तीनों युद्ध एक दूसरे से कनेक्टेड है। समझना है कि क्या परिस्थितियां हुई, क्या कंडीशन था और कैसे ये युद्ध एक दूसरे से कनेक्टेड है और क्या कंडीशन बढ़ा, तब जाके एक फ्रेम दिमाग में बनेगा, तब जाके एक अपना समझ विकसित कीजिएगा, रटिएगा नहीं। बात समझ रहे हैं? तो समझिए पहले कि परिस्थितियाँ क्या हुई, रटना है नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पकड़ में आ जाएगा। तो देखते हैं, कल तक हम बता दिए थे कर्नाटक का दूसरा युद्ध। कर्नाटक के दूसरे युद्ध का क्या कारण था तत्कालीन जी? हैदराबाद का उत्तराधिकार। और वहाँ से एक अंग्रेज क्लर्क निकला जिसका क्या नाम था? किसका? क्लाइव, जो जाकर कहाँ आर्काट का घेरा डाला और वहाँ से निकला वो क्लर्क से, मतलब उसकी अदम्य युद्ध कौशल और क्षमता को अंग्रेजों ने पहचाना। बात समझ रहे हैं? तो देखिए, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 1763 तक चला। ये सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, 7 वर्षों तक चला। कारण था इसका यूरोप से संबंधित कारण था। कर्नाटक इसका क्या यूरोप से संबंधित कारण था, सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता था। बात समझ रहे हैं? यूरोप में भी लड़ रहे थे फ्रांस और ब्रिटेन। बात समझ रहे हैं? भारत इसी संदर्भ में फ्रांस ने, मतलब यूरोप से संबंधित था, इसी संदर्भ में फ्रांस ने काउंटर डी लाली को भारत भेजा बतौर इस उद्देश्य के साथ कि भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए भेजा। काउंटर डी लाली जो भारत आया वो किस उद्देश्य से आया था? अंग्रेजों को भगाने के लिए। और इसने आते ही हमला किया मद्रास पर। मद्रास पर डेविड फोर्ट किला था, वहां पे इसने आक्रमण किया और 1758 में इस पर कब्जा कर लिया। कौन? काउंटर डी लाली कब्जा कर लिया आते। बात समझ रहे हैं? अब मगर यहां से अंग्रेजों की स्थिति अभी चुप रहे, वो बिजी थे पलासी में, और पलासी से वो अपना स्थिति मजबूत कर चुके हैं 1757 में। ये घटना है 1758 की, ये घटना है 1757 की। बात समझ रहे हैं? यानी कि अंग्रेजों को युद्ध करने की प्रैक्टिस हो चुकी है, उनकी स्थिति मजबूत हो चुकी है। दूसरा हमला काउंटर डी लाली ने किया, तंजौर पर हमला किया, मगर असफल रहा। मगर क्या हुआ? असफल रहा, क्योंकि यहां अंग्रेज ने नेतृत्व कर रहा था आयरकूट। तीसरा हमला फिर ये काउंटर डी लाली ने मद्रास पर किया, मगर अब की बार बारी थी अंग्रेजों की। तो अंग्रेज मद्रास में थे, ठीक, और पांडिचेरी में फ्रांसीसी थे। बात समझ रहे हैं? अंग्रेज मद्रास में और पांडिचेरी में फ्रांसीसी। और आपको कल बताए थे कि बुस्सी जो हैदराबाद में था, उसको काउंटर डी लाली ने बुला लिया, बुस्सी को, ठीक। और 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। आप यहां समझो, वांडीवास के युद्ध के पहले अंग्रेजों की स्थिति क्या थी? 1757 में वो पलासी लड़ चुके हैं, 1759 में बेदरा लड़ चुके हैं, और बेदरा से डचों का अधिपत्य समाप्त हो चुका है। 1757 में पलासी से उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में वांडीवास का युद्ध 1760 युद्ध में हुआ, और ये ऐसा युद्ध था जब पहली बार अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने लड़े। इसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांसीसी पूर्णतः हार हो गया, फ्रांसीसियों का पूर्णतः एकदम टोटली हार हो गया। और इस युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि, जो सप्तवर्षीय युद्ध था, उसके अनुसार हुआ। और इस युद्ध में हुआ कि फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रखेंगे, यानी पूर्णतः फ्रांसीसियों का हार हो गया, फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रखेंगे। और चंद्रनगर जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, उसको छोड़कर दक्षिण भारत की सभी कोठियां वापस कर दी गई। चूंकि हारे हुए थे, अब चंद्रनगर को छोड़कर वापस कर दी गई। इसका अर्थ ही हुआ कि चंद्रनगर बंगाल में पड़ता है, उसको अंग्रेजों ने अपने पास रखा और बाकी दे दिया, और सैन्य अभियान पर रोक लग गया। जो भारत में पांडिचेरी तक आज़ादी के बाद तक फ्रांसीसी वहां रुक के अपना जीवन यापन किए, मगर वह पेरिस के संधि के तहत सेना नहीं रख सकते थे। यानी यहां तक की स्थिति आते आते 60 में वांडीवास के तक के पहले 57 पलासी हो चुका,
डच शांत हो गया, डचों का भी सेना रखने पर मनाही हो गई और ये हो गया। बात समझ रहे हैं? ये स्थिति थी वांडीवास के, ये कर्नाटक का तृतीय युद्ध। जब ये युद्ध चल रहा था, अब देखो ये टाइमिंग, जब ये युद्ध चल रहा था 1756 से 1763, इसी इधर कर्नाटक में भी व्यस्त थे अंग्रेज और उधर बंगाल में भी व्यस्त थे। पलासी उसी दौरान ना हुआ, एक फ्रंट पर अंग्रेज एट ए टाइम, वांडीवास भी देख रहे हैं, कर्नाटक सप्तवर्षीय अपने यूरोप के मामला से पीड़ित हैं, प्लस पलासी बंगाल में, आप फिगर यहाँ है मद्रास, यहाँ है बंगाल, इसमें पलासी के युद्ध हुआ 1757 तक। अब इस समय तक बंगाल की स्थिति क्या थी? 1757 तक बंगाल की स्थिति ये थी कि उस समय दस्तक दे चुका है कौन? फारुखसियर। 3 गांव मिल चुके हैं, 3 गांव मिल चुके हैं ना, सूतीनाथा, कलिकता, गोविंदपुर। कलिकता में उस सबका फोर्ट विलियम है ना, वहाँ पर उस सब बतौर सेना रखा हुआ है और दस्तक मिल चुका है। बंगाल में फ्री ट्रेड कर रहा है 1757 तक। और आगे आपको बता चुके हैं हम, बंगाल पढ़ाए होंगे पीछे कि बंगाल का स्थापना और मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां, इस सब का एंसेस्टर हम बता चुके हैं, पीछे के जाके वीडियो देखिएगा। हम केवल वही घटना ले रहे हैं। तो हुआ क्या, जब एक ही हुआ क्या कि 1756 और 1763 के बीच में ये अंग्रेज कर्नाटक की तैयारी, युद्ध की तैयारी कर रहे थे। कहाँ? फोर्ट विलियम पर तोप लगा रहे थे। फोर्ट विलियम पर क्या कर रहे थे? तोप लगा रहे थे। ये सूचना उस समय के तत्कालीन जो नवाब था सिराजुद्दौला, ये जो कि हम पीछे बता चुके हैं नवाब था, ये सूचना सिराजुद्दौला को मिला। तो सिराजुद्दौला तो ठीक ही था, अपने हिसाब से आप फोर्ट विलियम पर तोप लगा रहे हो, आपका मामला है कर्नाटक का, हो सकता है आप हम ही पर युद्ध कर दो, हम ही पर हमला कर दो। मगर उस सबका कहना था कि फ्रांसीसियों से बचने के लिए, क्योंकि इधर सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, समझ रहे हैं, राजनीति को कनेक्ट कीजिएगा, सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, इसलिए फोर्ट विलियम को अपना तोप लगा रहा था। इससे सिराजुद्दौला को दिक्कत था। पता चला ये 15 जून, ये डेट याद रखना, 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया और हमला कर कर अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया और फुल्टा द्वीप पर जाकर इन्होंने शरण लिया और कलकत्ता का नाम रख दिया अलीनगर, ये अपने नाना के नाम पर। नाना क्या नाम था उसका? हाँ, कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर किया और वहाँ का कलकत्ता का प्रभारी मानिक चंद्र को बनाया और वहाँ से ये चला गया। एक छोटी सी घटना ध्यान रखना। अब जब यही घटना आ रही थी तब हॉलवेल जो बचा हुआ था, अब इस पर संदिग्ध है कि यह घटना सही है कि गलत है। हॉलवेल ने बताया था ब्लैक होल की घटना, जो ये मात्र बचा हुआ था कि सिराजुद्दौला ने इसी क्रम में 20 जून को, 15 जून को युद्ध किया है, 20 जून को बताया कि ब्लैक होल की घटना हुई। ये घटना क्या है? 14 बाई 18 फुट का एक कमरा में सिराजुद्दौला ने 100 जोड़ दीजिए 169 अंग्रेजों को रख दिया, जिसमें से 146 मारे गए और 23 बचे। ये ब्लैक होल की घटना हॉलवेल ने बताया, दुष्प्रचार किया। इस पर संदिग्ध है कि ये हुआ था कि नहीं हुआ था, मगर अंग्रेजों ने इस पर खूब बढ़ चढ़कर प्रचार किया और भारतीयों की सहानुभूति प्राप्त की और लोगों के मन में द्वेष भरा। ठीक, ये घटना हो गई। अब इस वाली घटना, सिराजुद्दौला आया, कलकत्ता का नाम बदला, प्रभारी बनाया, भागकर फुल्टा द्वीप पर गया। ये घटना का पता मद्रास में चला। सूचना कहाँ गया? मद्रास में। इस घटना का पता कहाँ चला? मद्रास में। इस सूचना का पता चला कि मद्रास, कलकत्ता में ऐसे ऐसे हो गया। उस समय मद्रास में कौन एक्टिव है जी? क्लाइव। क्लाइव था। तो उस समय यह फिगर से समझिए कि क्लाइव जो था स्थल मार्ग से चला सेना लेकर, और जल मार्ग से हिंद महासागर से एडमिरल वाटसन चला कलकत्ता की ओर युद्ध की घोषणा किया। इस घटना के बाद, ये सूचना मिलने के बाद, बात समझ रहे हैं, ये जैसे ही सूचना मिला कि कलकत्ता में अलीनगर कर दिया गया, वहाँ का प्रभारी बना गया, हमारे जो सैनिक थे वो फुल्टा द्वीप पर चले गए और ब्लैक होल की घटना हुई है, इस सूचना को मिलते ही क्लाइव और एडमिरल वाटसन कलकत्ता की ओर कूच किया और युद्ध की ओर घोषणा की। ये क्लाइव चला स्थल मार्ग से, एडमिरल वाटसन ये नौसेना लेकर चला कलकत्ता की ओर। ठीक,
युद्ध की घोषणा किया, मगर उस समय की परिस्थितियां वैसी थी कि सिराजुद्दौला अपने ही घर के मामलों से प्रेरित था। उसकी मौसी उसकी एक युद्ध में अपने उत्तराधिकार से लेकर पीड़ित था और विरासत में उसको बहुत अच्छा प्रशासक नहीं मिला हुआ था, शासन व्यवस्था नहीं मिली हुई थी, सारी शासन व्यवस्था बंगाल की चरमराई हुई थी। हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, जाकर वहाँ देखिएगा कि बंगाल की उस समय तत्कालीन स्थितियाँ क्या थी। तो और आर्थिक स्थिति भी खराब थी बंगाल की, क्योंकि दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था। बात समझ रहे हैं? ऐसी परिस्थिति में सिराजुद्दौला शासक बना और उसके तीन तरफ से मौसी भी, अंग्रेज भी उसके दुश्मन बने हुए थे। तो वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था और ये सब चला तो अलीनगर की संधि कर ली और किसी तरह अंग्रेजों को शांत किया इस संधि के माध्यम से। सिराजुद्दौला ने ये सब चला इस घटना के बाद तो क्या किया, अलीनगर की संधि कर ली। क्लियर हुआ? अलीनगर की क्या कर लिया, संधि। फिर भी अंग्रेजों का मनोबल बढ़ा हुआ था और वो चाह रहे थे कि किसी तरह से युद्ध हो, मतलब उकसाने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। बात समझ रहे हैं? एक नीति होता है ना, आप ऑफिसर भी हो जाइएगा ना, आपको लोग उकसाएगा, इस तरह से उकसाएगा ना कि आप मर्द नहीं हो, ये नहीं हो, इस तरह की बातें, कि ऐसी कोई घटना करो जिससे हम आपको फंसा दें। बात समझ रहे हैं? उकसाने का भी, अगर किसी के पास कोई लीड नहीं मिल रहा है ना तो उसको उकसाइए, उसको बोलिए कि तुम मर्द नहीं हो, तुम्हारे में कोई पावर नहीं है, तुम्हारा मर्दानगी बेकार है। तो समझदार आदमी ये सब नहीं करता है, अपना आगे पीछे का परिस्थिति देखता है। आप ऐसी कोई घटना कीजिए जिससे आप फंस जाइएगा, आप अधिकारी हो जाइए, देखिएगा आपको पता चलेगा। ऐसे ऐसे लोग बोलेंगे। तो अच्छा अधिकारी, अच्छा प्रशासक आपके शब्दों के माध्यम से उसकता नहीं है, वो करेगा और जरूर करेगा, मगर अपने नीति और सक्षमता और आगे पीछे सोच कर करेगा। सूझबूझ, धीर, वीर, गंभीर, उसी को बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये सब उकसाना चालू किया, इस घटना को लेकर दुष्प्रचार चालू किया क्लाइव, और लोगों से बोलता रहा कि ऐसी ऐसी घटना हुआ, हम लोग पीड़ित हैं, ये है। एक तरह से सिराजुद्दौला के खिलाफ माहौल बनाया 1 साल तक। 20 जून की घटना है, बात समझ रहे हैं? 1 साल तक सिराजुद्दौला के खिलाफ लोगों के मन में भरता रहा, युद्ध का माहौल बनाया और उस तरह से उसको उकसाया बार बार युद्ध संधि के बावजूद कि सिराजुद्दौला फर्स्ट स्टार्टर तो बने। बात समझ रहे हैं? और इसी तरह से उकसाते उकसाते ऐसा किया कि कुछ लोगों को मिला लिया और भापा अपने मन में। इस 23 जून 1757 की घटना है, प्लासी का युद्ध। उस समय क्लाइव था, क्लाइव ने भापा लोगों के, ठीक, कि क्या कंडीशन हो सकता था, कि कौन कौन बन सकता था, सिराजुद्दौला का कौन कौन दुश्मन है, कौन कौन किसके मन में क्या है। तो भापते भापते पता चला कि उसका मीर जाफर जो सेनापति है, उसके मन में है कि वो बंगाल का नवाब बनना चाहता है। अपने माध्यम से, अपने खबरियों के माध्यम से पता करवाया और यही भारतीयों की कमी हो गई और यहीं पे झुक गया। और यही कमी हुई कि हम लोग को 200 साल 300 साल की गुलामी भोगना पड़ा, एक छोटी सी मनसा के। अरे लोग, क्या होता है, भोगोगे, विलास करोगे, मर जाओगे, मगर आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले नस्ल बर्बाद करके चला गया अपनी थोड़ी सी स्वार्थ के चलते। ये मीर जाफर, बात समझ रहे हैं? आज भी मीर जाफर की बहुत सारी औलादें भरी पड़ी हैं भारत में। बात समझ रहे हो? ये वैसे ही करते हैं, खाते हैं, रहते हैं, यही करते हैं और देश के साथ गद्दारी करते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाला नस्ल, आप तो भोग विलास करके चल जाओगे, मर जाओगे। आदमी का उम्र कितना है? एवरेज 100 साल जियोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल। 80 साल के लिए आपने 200 साल पीछे आने वाले नस्ल को बर्बाद कर दिया। समझ रहे हो बात को? ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं आज भी। तो मीर जाफर सेनापति था, वो मिल गया। राय दुर्लभ एक था, कर्मचारी था सेना का, ठीक। मानिक चंद, जिसको इसने प्रभारी बनाया था, ये मिल गया अंग्रेजों के पक्ष में। जगत सेठ बैंकर और अमीर चंद व्यापारी और घसीटी बेगम मौसी, तो पुराना विवाद था ही, ये पहले हम बता चुके थे कि इसकी मौसी जो थी घसीटी बेगम बहुत बड़ी शैतान थी। बात समझ में? सीधा सीधी अंग्रेज गए तो जाकर बोलता कि वो हमारा बेटा ही है, मौसी हूं, तुम क्यों बात करने वाला है। और राज्य के प्रति निष्ठा रहती मीर जाफर की तो ऐसी नहीं होता। ऐसे लोगों आज भी भरे पड़े हैं कि किसको क्या देकर खरीदा जा सकता है, बस दाम लगाने आना चाहिए।
ये अंग्रेजों के दिमाग में बैठा है। आदमी को अपने स्वार्थ से एक स्टेप ऊपर सोचना चाहिए कि इससे हमको क्या मिल जाएगा और कब तक भोग विलास करेंगे। अरे आदमी खाएगा कितना, ही बताओ ना, कितना भोग विलास करोगे, कितना? बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो का कर सकते हो? बहुत ज़्यादा दिन तो जीने वाले है नहीं, 80 साल, ठीक? का खा सकते हो, का पहन सकते हो, मर्सिडीज पर चढ़ोगे और क्या कर सकते हो? कितना भोग विलास है, मगर उसके एवज में कितनी आप नस्ल को, कितने नौनिहाल को, कितने बच्चों को, कितने को आपने भूखे मारा, ये नहीं सोच पा रहे हो, ठीक? तो मिला कौन कौन? मानिक चंद प्रभारी था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक? जगत सेठ बैंकर, तो मतलब कलकत्ता का पैसा वाला आदमी मिल जाए, ठीक? और अमीर चंद व्यापारी, जैसे आज भी कोई भारत पर हमला करे, मिला ले किसको? मुकेश अंबानी चाहे अडानी को मिला ले, देखिए सारा पैसा उसी सबके पास है, भारत क्या कर पाएगा? और घसीटी बेगम जिसका व्यक्तिगत था। मीर जाफर, ये सेनापति था, सबसे ज्यादा आरोप यही था, मीर जाफर राय दुर्लभ, ठीक? ये मिल गया। अंग्रेज लिखता था ये 300 सैनिक थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिक था। बात समझ रहे हैं? 300 सैनिक 18,000 पर भारी पड़े, क्यों? क्योंकि मीर जाफर ने बिना युद्ध किए सरेंडर कर दिया, क्योंकि ये मिला हुआ था शैतान। बात समझ रहे हो? नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता। और अंग्रेज एक लिखता है कि प्लासी के युद्ध में 300 सैनिक, हमारी भी कमी ही थी, 300 सैनिक हम लोग थे, 18,000 वो थे, और जितने लोग बगल में देख रहे थे ना, अगर वो एक एक ढेला मारते ना तो हम लोग कहाँ चल जाते, बह जाते। वो अपने घर से एक एक लोटा पानी बहा देते ना, जितने लोग देख रहे थे, तो हम लोग दह जाते। ऐसी थी भारत की परिस्थिति। यानी हमारे लोगों में यूनिटी की भी कमी थी। उस समय समाज बटा हुआ था कि जो लड़ेगा वो क्षत्रिय लड़ेगा, में है वो लड़ेगा। अरे देश पर आपके विपत्ति आया है, युद्ध हो रहा है, आप खड़ा होकर देख रहे हो, बाहर का आदमी। इस तरह की परिस्थितियां थी। अपने रिपोर्ट में कहता है ये अंग्रेज कि एक एक लोटा पानी बहाते ना तो हम लोग बह जाते, जितने लोग खड़े होकर देख रहे थे। और 300 सैनिकों पर, 18,000 सैनिकों पर 300 सैनिक भारी पड़ गए, और ये युद्ध में सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई। तो कुछ लोग पक्ष में भी थे, और पक्ष में 2 आदमी थे, ये मीर मदान और मीर मोहनलाल, ये पक्ष में थे। ये मीर मदान और मोहनलाल पक्ष में थे और ये विपक्ष में थे। युद्ध हुआ 23 जून 1757 को, जिसमें सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई और नवाब मीर जाफर बन गया। और वहां पे बंगाल में एक रेजिडेंट रखा, स्काउट्रॉन को। बंगाल में कौन रेजिडेंट रहा? स्काउट्रॉन और मीर जाफर, ठीक? 24 नवाब बनने के बाद ये मीर जाफर ने, ठीक, 24 परगना क्षेत्र जो है अंग्रेजों को गिफ्ट में दे दिया कि आप इस पर मतलब इसका कर वसूलिए, और 3 लाख रुपया इनाम दिया। जिससे क्या हुआ कि एक तो इधर देखिए दस्तक का दुरुपयोग अंग्रेज कर ही रहे थे ना, फ्री ट्रेड था ही। बात समझ रहे हैं? बहुत अच्छा सिराजुद्दौला को मिला नहीं था बंगाल की स्थिति, और ये दे दिया और फ्री ट्रेड दिया, जिससे राजस्व और घाटे में चला गया बंगाल की। यानी बंगाल की दुर्दशा और हो गई, शुरू से लेकर प्लासी के युद्ध के अंत पर, जो कि दे दिया। और वो सब तो व्यापारी था, और व्यापार के दृष्टिकोण से व्यापारी अपना फायदा देखता है, सामने वाला मरे चाहे जिए। इस तरह की घटना हुई कि राजस्व और क्या हुआ, घाटा में चला गया बंगाल का। इधर से था ही दस्तक दुरुपयोग था ही, क्षेत्र दे दिया, 3 लाख रुपया दिया, और मीर जाफर ये बन गया। अंग्रेजों को एक बात देखो, वो ये घटना सही है कि गलत है वो हम नहीं जानते हैं, मगर ये 1 साल के अंदर, ये 20 जून की घटना बता रहा है, कुछ किताब में 23 जून भी बताएगा। बात समझ रहे हो? 20 जून और 23 जून को युद्ध हो गया 1 साल के अंदर। समझ रहे हो? ये घटना के 1 साल के अंदर अंग्रेजों ने टिट फॉर टैट कर दिया। समझ रहे हैं? ऐसे करके ये यहां तक बन गया क्या चीज, नवाब मीर जाफर। मगर ये बहुत दिन तक रहा नहीं। अब आगे देखते हैं बक्सर का युद्ध। मीर जाफर क्या हुआ, एक तो बंगाल का राजस्व घाटे में है, बात समझ रहे हो, पहले ही दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था, तो मीर जाफर ने दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था, खजाना और घटता जा रहा।
ये मीर जाफर सोचने लगा कि खजाना है ये नहीं है, दस्तक का दुरुपयोग हो ये रहा है। बात समझ रहे हैं? तो इसने क्या किया कि डचों के साथ संपर्क किया। किसके साथ संपर्क किया? डचों के साथ संपर्क किया। और डचों के साथ साठगांठ पता चला। जब ये साठगांठ पता चला अंग्रेजों को, तो डचों और अंग्रेजों में युद्ध हुआ बेदरा का 1757 के बाद 1759 में, और इससे डचों का समाप्त हो गया। डचों का भी वहां बंगाल में आधिपत्य खराब हो गया, और युद्ध के एक संधि के तहत इन लोग का भी क्या हुआ, भारत में सेना रखने का मनाही हो गया और मीर जाफर को हटा दिया, क्योंकि ये साठगांठ कर रहा था, दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था, खजाना दिन पर दिन घटता जा रहा था। तब अगला शासक बनाया, उसी के दामाद है थे जी मीर कासिम को। किसको बनाया? मीर कासिम को। यहां से ये योग्य और समझदार और ये अच्छा व्यक्ति था, सूझबूझ वाला। ये योग्य भी था, समझदार भी था। तो बंगाल की द्वितीय क्रांति कहा जाए तो मीर कासिम के समय ही आया। इसने क्या किया? इसने कुछ अच्छा काम किया और अपने स्तर पर बहुत हद तक प्रयास किया स्थितियां सुधारने के लिए। इसने क्या किया? बंगाल की द्वितीय क्रांति के पहले खुश करने के लिए बर्धमान, जो कि बनाया, बर्धमान, चटगांव और मिदनापुर की दीवानी दे दिया अंग्रेजों को खुश करने के लिए। और इसने 3 ऐसा काम किया जो अंग्रेजों को चुभ गया, मतलब अंग्रेजों को नागवार गुजरा। पहला बात कि राजधानी ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। क्यों ले गया जी? ये जान रहा था कि मुर्शिदाबाद में रहकर, अंग्रेजों के आसपास रहकर हम अपनी सैन्य क्षमता नहीं बढ़ा सकते, हम अपना आधुनिक तरीके से तोरण वाला बंदूक नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए अपना राजधानी शिफ्ट किया, क्योंकि ये नज़र में रहे। मुर्शिदाबाद से ये मुंगेर जो बिहार में पड़ता है वहाँ शिफ्ट किया और आधुनिक तरीके से अपनी सेना संगठित किया। घर घर में सैनिकों का और हथियार बनाना सिखाया। आज भी मुंगेर में घर घर में लोग हथियार बनाना जानते हैं और तोरण वाला बंदूक ये सब विकसित किया ये, ठीक। और अपना सैन्य क्षमता बढ़ाया, ठीक। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो किया, जो अंग्रेजों को सबसे ज्यादा नागवार गुजरा, वो क्या किया कि चूंकि ये दस्तक का अंग्रेज दुरुपयोग कर रहे थे, फ्री ट्रेड कर ही रहे थे, भारतीय व्यापारियों को दिक्कत हो रहा था, उनका सामान बिक ही नहीं रहा था, क्योंकि उन पर क्या था, टैक्स था, इन पर टैक्स नहीं था, तो दस्तक ये निरस्त नहीं कर सकता था। तो इसने क्या किया कि कहा कि ठीक है, हम निरस्त नहीं कर सकते हैं ना, तो सब लोग, भारतीय अंग्रेज सब लोग फ्री ट्रेड करो व्यापार बंगाल में, यही सबको फ्री कर दिया। देखो इसका चाल देखो, अरे खराब, निरस्ते ना नहीं कर सकते हैं तो सब करे, तब तो सब बराबर हो गया। अब अंग्रेजों का माल बिकना बंद हो गया, उस सब पर फाइनेंशियल चोट पहुंचा। ये 3 काम अंग्रेजों को नागवार गुजरा। अब इसके कारण इससे युद्ध होना चालू किया। अब ये अपने स्तर पर 3 युद्ध लड़ा, कटवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध और उदय नाला का युद्ध। 63 में 64 में अपने स्तर पर मीर कासिम 3 युद्ध लड़ा। मगर ये इसका दुर्भाग्य और अंग्रेजों की स्थिति, जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो ठीक था। युद्ध में फाइनेंस का बहुत बड़ा मायने रखता है। आप ना दुनिया की कोई लड़ाई पेट पर आ जाए ना, अब बीमारी पा जाए तो नहीं जीत सकते। पढ़ाई भी कर सकते हो ना, भूखे पेट पढ़ाई नहीं होगा। बात समझ रहे हो? फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाएगा ना, तो दुनिया के कोई युद्ध आप जीत ही नहीं सकते हो। बात समझ रहे हो? पढ़ भी नहीं पाओगे। सारा योग्यता क्षमता रहते हुए अगर फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। यही हुआ इसके साथ। फाइनेंशियल कंडीशन खराब था, तीनों युद्ध में पराजित हो गया। ये कौन? मीर कासिम। कटवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध और उदय नाला का युद्ध। जब उदय नाला का युद्ध हो रहा था, इस युद्ध में वो पराजित हुआ। यहां से वो भागा, मीर कासिम की हमको मार देगा सब, क्योंकि जिंदा रहेगा तब ना कुछ करेगा जी। यहां से वो भागा और भागकर अवध के नवाब सुजाउद्दीन के पास शरण लिया। किसके पास शरण लिया? कहां से? उदय नाला का युद्ध से सुजाउद्दीन के पास शरण लिया। और दिल्ली के उस समय तत्कालीन मुगल बादशाह थे शाहजहां, शाह आलम द्वितीय। इनको तो मीर कासिम, सुजाउद्दीन ना और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना बनी और जिसको त्रिगुट सेना कहा गया। ये तीनों ने मिलकर एक सफल प्रयास करना चाहा अंग्रेजों को। यहीं पे अगर यहीं पे जीत जाते ना, तो आज भारत की दशा कुछ और होता।
आपको लग रहा होगा, कुछ लोग विद्वान कहते हैं कि इससे खराब होता, समझ नहीं रहे हो, इससे बहुत अच्छा होता। आज जो कंडीशन है, अगर नहीं हुआ होता तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि हमारे पास योग्यता और क्षमता और प्रतिभा की कमी नहीं थी। ये जो मूर्ख हैं, जो राजनेता हैं, कुछ जो कहते हैं कि अंग्रेजों ने दे कर गया, वो महामूर्ख है, पढ़े लिखे तो है नहीं वो सब, क्या जानते हैं। इस त्रिगुट सेना में आप कौन कौन आ गया? उदय, मीर कासिम, सुजाउद्दीन और दिल्ली। ये त्रिगुट सेना का और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। अंग्रेजों के तरफ से कौन लड़ रहा था? हेक्टर मुनरो, ये याद रखिएगा, हेक्टर मुनरो। ये 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर कब? 1764। और भारतीयों का दुर्भाग्य कि इस युद्ध में त्रिगुट सेना पराजित हो गई। इस युद्ध में क्या हुआ? त्रिगुट सेना पराजित हो गई और मीर कासिम मारा गया, और इसके परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की संधि हुई। और ये इलाहाबाद की संधि, पहले समझिए, इलाहाबाद की संधि हुई, ये कौन नेतृत्व कर रहा था? हेक्टर मुनरो। और अंग्रेजों के तरफ से उभरता हुआ सितारा कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया इलाहाबाद की संधि के लिए कि इलाहाबाद की संधि कीजिए, और उसके तहत हुआ। बात समझ रहे हैं? तो इलाहाबाद की संधि अभी इसको मिटकाकर हम बता रहे हैं। बुलाया गया किसको? रॉबर्ट क्लाइव को इलाहाबाद की संधि करने के लिए। और इलाहाबाद की संधि को समझिएगा कि किस चतुराई के साथ इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों ने किया। बात समझ रहे हैं? आपको समझ में आ जाएगा कि किसके साथ हार्ड और किसके साथ टफ किया। आप बताओ किसके साथ हार्ड करना चाहिए, किसके साथ टफ करना चाहिए? त्रिगुट हाई तो मारा गया है, कौन? मीर कासिम मारा गया। लगे कौन है? शाह आलम और सुजाउद्दीन अवध के नवाब। किनके साथ हार्ड शर्त करना चाहिए? हाँ, सुजाउद्दीन के साथ टफ संधि किया। तो दो तरह से संधि किया वो, सुजाउद्दीन और अवध के शाह आलम द्वितीय। मतलब एक ही संधि में दो व्यक्तियों के साथ अलग अलग संधि किया। बात समझ रहे हैं? और किसको बुलाया गया? रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया। देखो इमर्जिंग था उस समय रॉबर्ट क्लाइव कि तुम ही सूझबूझ वाला है। क्यों? क्योंकि ये आर्काट का घेरा डाला था, और क्लर्क से ये इमर्जिंग था, बहुत मतलब महत्वाकांक्षी और मतलब क्या होता है, दृढ़ संकल्प व्यक्ति था। हाँ, शाह आलम द्वितीय से देखिए, ये 16 अगस्त 1900, हाँ पहले देख लेते हैं, 16 अगस्त 1765 गलती लिखा गया था। पहले किया है वो शाह आलम से। 12 अगस्त 1765 पहले किया है किससे? शाह आलम से। हाँ, शाह आलम द्वितीय से किया है ना। इनसे क्या किया? दीवानी ले लिया। इनसे क्या किया? दीवानी। कहाँ कहाँ का? बंगाल ना, बिहार और उड़ीसा। दीवानी ले लिया, दीवानी ले लिया किससे? शाह आलम द्वितीय से। और दिया क्या इनको? तो दिया का इलाहाबाद का कारा क्षेत्र, इलाहाबाद का कारा क्षेत्र। अब देखिए इस सबको समझिएगा थोड़ा सा। मतलब जो हाईली फर्टाइल था, जहां से राजस्व ज्यादा था, वो कहा कि आप दे दीजिए, हम आपको इलाहाबाद का कारा वाला क्षेत्र देते हैं। देखिएगा उसको अंग्रेजी दिमाग। और कहा कि आपको पेंशन दिया जाएगा। क्या कहा कि आपको पेंशन दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा। और साथ में ये भी रखा, ठीक, कि आंतरिक मामले में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे ना। 3 बात तो, पेंशन दिया जाएगा, इलाहाबाद का कारा क्षेत्र इनको दे दिया, और बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी ले लिया। समझ रहे हैं? अब इनसे देखिए क्या किया। हाँ, उड़ीसा ना, ऐसे ना, ठीक, बंगाल बिहार और उड़ीसा की, ध्यान रखिएगा, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी
ले लिया, पहले किया शाह आलम से 12 अगस्त को, ठीक। इलाहाबाद का कारा क्षेत्र दे दिया और पेंशन दिया। अब देखिए ये क्या किया, 16 अगस्त को इनसे, ये सुजाउद्दीन अवध के नवाब थे, अवध आज का लखनऊ, इलाहाबाद वहीं आता है, तो इनसे इलाहाबाद का कारा क्षेत्र ले लिया। हो देखिए, इनसे लेकर इनको दे दिया, उस सबको दिया का अपने तरफ से, इनसे इलाहाबाद का कारा क्षेत्र ले लिया। हाँ देखिए, इनसे लेकर इनको दे दिया और कहा कि हम आपको दे ही रहे हैं ना। बीच वाला एगो पिक्चर भी आया था, देखिएगा कि ये तेरा एक मेरा कह रहा है अक्षय कुमार का, उसी तरह से पैसा का बंटवारा कर रहा है। हाँ, तेरा दो मेरा दो, उसी तरह से इनसे, मतलब इनसे सुजाउद्दीन से इलाहाबाद का कारा क्षेत्र लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया, ठीक। और इनके पास चुनार का किला था, चुनार का किला ले लिया, इनसे लेकर है इलाहाबाद वाला को दे दिया, चुनार का किला ले लिया, 50 लाख रुपया जुर्माना लगाया। 50 लाख जुर्माना लगाया, देख रहे हैं रुपये में 50 लाख रुपया जुर्माना लगाया। इस तरह से इलाहाबाद की संधि किया और मैटर वही रखा कि आप आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये 1760 में क्लाइव जो है ना, ये चला गया था ब्रिटेन, इसको ब्रिटेन से बुलाया, सब ब्रिटेन चला गया था 1760 में, अब ब्रिटेन से बुलाया कि आ जाओ, इलाहाबाद की संधि करनी है, ठीक। अब देखो, इसके बाद एक और देख लो कि मीर जाफर तो हो गया, अब फिर किसको नवाब बनाया? हाँ, मीर कासिम मर गया, अब बंगाल का नवाब बनाया। अब बंगाल का नवाब किसको बनाया? फिर मीर जाफर को, मीर जाफर को। इनको पेंशन वेंशन दिया सब, मतलब कहा कि तुम ही ठीक था। फिर मीर जाफर को बनाया। मीर जाफर के बाद आया नजमुद्दौला। मीर जाफर के बाद कौन आया? नजमुद्दौला आया बंगाल में, इहो पेंशन वाला था, पेंशन ना। नजमुद्दौला के बाद कौन आया जी? सौफुद्दौला। सौफुद्दौला ये भी पेंशन पर जिया बेचारा ना। इसके बाद जो आया वो कौन आया? मुबारक दौला। हाँ, इसके बाद मुबारक दौला, ये अंतिम था, अंतिम नवाब। बताए इसीलिए हैं कि पूछ दे कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, तो मुबारक दौला। ये भी पेंशन भोगी था, ठीक। ये भी क्या था? पेंशन भोगी था। इस तरह से हम लोगों ने देखा, क्या क्या देखा जी? कर्नाटक का तृतीय युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। इस तरह से पूरा रीजन। अब देखिए, ध्यान दीजिए, उधर मद्रास में कर लिया हासिल, इधर कर्नाटक कर लिए। कर्नाटक वाला युद्ध में पड़ गया था ना, वहाँ से मद्रास मिल गया है। यहाँ से 57 में कर लिया का प्लासी, अपने प्रतिद्वंदी डचों को भगाइए दिया है, फ्रांसीसियों को भगाइए दिया 60 तक। 64 में प्लासी कर लिया। अब ये हाथ पैर मारेगा, मालूम है किसको? अब भारत में उस समय दो शक्तिशाली हैं, एक है मैसूर और एक है मराठा। अब अगला उस सबका कदम होगा कि मैसूर पर चढ़ाई करेगा, तो एक बार हारेगा, फिर चढ़ाई करेगा मराठा पर, तो वहां से भी हारेगा, फिर टोटली ध्यान देगा मैसूर पर। और जब तक मैसूर को बर्बाद नहीं कर देगा, फिर मराठा के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब आगे का कंडीशन, इस सब के पास दो बड़ी शक्तियां हैं भारत में। कौन कौन है? मुगल तो खत्म है, ठीक। अब मैसूर पर हाथ पैर मारेगा और मराठा पर। शुरू में हारेगा, वहां हैदर अली है, बड़ा मार मारेगा इनको, ठीक। हारेगा तो फिर वहां से संधि करके चुप हो जाएगा और फिर सोचेगा कि अब करते हैं मराठा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, वहां से भी हारेगा।
तो अब चूंकि वो दोनों फ्रंट पर लड़ना नहीं चाह रहेगा, तो वो सोचेगा कि पहले मैसूरों को निपटाते हैं। तब लगातार 3 युद्ध होगा, मैसूर का पहला हो जाएगा, उसके बाद द्वितीय, तीसरा, चतुर्थ। 1799 तक जब तक टीपू सुल्तान मारा नहीं जाएगा तब तक वो मराठा का द्वितीय युद्ध नहीं करेगा। आप देखिएगा मराठा का द्वितीय युद्ध 1803 में होगा, अब पहिलका होगा 1775 में। ये 20 सालों का गैप क्यों रहेगा? क्योंकि वो सब 2 फ्रंट पर लड़ना नहीं चाह रहा था। अब आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैसूर और मराठा। ओके।